जो तथागत बुद्ध हैं वो उन्होंने विशेषता दी थी उस समय पे, क्योंकि उन्हें आवश्यकता लगी कि इस समय आवश्यकता है केवल धर्म के प्रचार प्रसार की। तो उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की और उपासकों को जो गृहस्थ जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए 5 सील दिए और सीलों में चेंजिंग नहीं किया। उन्होंने उनके लिए भी सील रखा और उनके लिए भी सील रखा, बस नियम उन्होंने बढ़ा दिए और वहां घटा दिए। तो यदि उन्हें इस विषय से हट करके अगर उन्हें समय मिला होता, यानी उन्होंने इस विषय में भी सोचा होता कि उपासक संघ की स्थापना हमें करनी चाहिए, तो वो शायद करते और वहां पर भी प्रमाणना विधि का आयोजन करने के लिए वो बोलते उनसे। जी तो बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। पहली बात तो ये है कि उपासक संघ का निर्माण बुद्ध नहीं कर सकते थे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, उपासक संघ का निर्माण केवल उपासक ही कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उपासक संघ का निर्माण नहीं हुआ, इसीलिए उनके ऊपर बुद्ध के कोई भी नियम लागू नहीं होते थे, भिक्षु संघ का कोई भी नियम लागू नहीं होता था। इसीलिए जब बौद्ध भिक्षु भारत में नहीं रहे, उनके अभाव में जब संस्कारकर्ता नहीं रहे, तो जब संस्कार कराने की उनको आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि संस्कारित लोग थे, संस्कार के बिना जो ना गृह प्रवेश करेंगे, ना विवाह करेंगे, ना मृत्यु संस्कार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब ब्राह्मण ने उनको ऑफ़र किया तो आसानी से जो है उन्हीं बौद्धों के घर में वह ब्राह्मण जो है घुस गया और ब्राह्मण अपने धर्म को लेके घुसा, ब्राह्मण धर्म को। इस तरह से इतना विशाल साम्राज्य, बौद्ध साम्राज्य कितनी आसानी से नष्ट हो गया, आज हम उसकी हालत देख रहे हैं। तो उपासक संघ का होना तो आवश्यक था। यदि उपासक संघ होता तो वह केवल और केवल बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए बाध्य होता। यदि उपासक संघ होता तो उसके अपने नियम होते। अगर उपासक संघ होता तो ब्राह्मण की हमारे घरों में एंट्री नहीं होती। इस बात को जो है मुझे लगता है शायद ही अब तक किसी विद्वान ने समझा हो या प्रकाश डाला हो इस बात पर जो है, लेकिन धम्मपद संघ अगर इस बात को समझ रहा है, इस बात की ज़रूरत समझ रहा है, तो मुझे लगता है कि जी आदरणीय जी, मेरा एक प्रश्न और था। यदि आज हमें लग रहा है कि संघ की स्थापना होनी चाहिए और आज के जीवन जब हम यापन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जहरीली संस्कृति ने किस तरीके से हमारे जीवन पर प्रभाव डाला हुआ और उसको दूषित कर दिया है, तो अब संघ की स्थापना हुई है, तो क्या ये संघ इस तरीके से और अच्छे तरीके से कार्य करे, तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती हम सबकी? जी इस तरीके से तो संघ जो और एक बात और, आदरणीय आचार्य दीपक राज जी ने कल एक मैसेज किया था, गोलवलकर जो हैं उनका कुछ बातें थी वो शेयर की थी। क्या संघ की ये जिम्मेदारी नहीं बनती उन बातों को सबके सामने पेश करे? इस तरीके से तो फिर संघ बिखर जाएगा, इस तरीके से तो फिर कहाँ तक जो उद्देश्य सफल होगा, तो वो तो वहीं की वहीं रह जाएगा फिर। जी आपकी चिंता जो है बहुत उचित है। संघ उस पर चर्चा कर रहा है। आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी, आपका हैंड रेज़ है, बताएं। जी बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद आपका। जो चर्चा चल रही है मुझसे एक लाइन में बात अपनी रखनी है कि भिक्षु संघ एक हमारा साधन है, साध्य जो है उपासक है, उपासक के कल्याण है था जी, लक्ष्य जो था। तो भिक्षु संघ की स्थापना इसीलिए एक साधन के रूप में उपयोग करके संसार में उपासक की मात्रा ज्यादा थी तो उनका कल्याण ही था। इसलिए जो कि उपासक गृहस्थ था, इसलिए उसका संघ बनाना और उसको संचालित करना निश्चित रूप से बहुत दुरूह कार्य था। और कोई भी संघ बिना नेतृत्वकर्ता के नहीं चल सकता। नेतृत्व कौन होता है? जिसके अंदर ये उपज पैदा होती है वह किसी भी संघ का नेतृत्व करता है, जो कि वो अपना संघ माने कैडर यानी अपना फोटो कॉपी तैयार करता है, अपने बराबर नहीं तो थोड़ा सा कमतर, यानी जितना अगले की क्षमता होती है सीख करके वो उसका कैडर बनता है, उसकी छाया बनता है। और उसकी जब जो नेतृत्व करता होता है, जो उसका क्रिएटर होता है, जब उसे लगता है कि हाँ अब
ये लोग जा करके मेरे जैसी क्षमता इनके अंदर पैदा हो गई है, यानी जो मेरी बात है इनके अब इस उपासक संघ में पहुंचा सकते हैं, उपासकों के जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा कर सकते हैं, तभी वो जाते हैं। इसलिए जो हमारे संघ में या आदरणीय आचार्य राजदीपक जी द्वारा ये बार बार उठता है कि आप मालिक हैं, मैं तो कहता हूँ आप जैसे मालिक किस संघ को मिलेंगे। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप इस तरीके से इजाद करके लाए हैं यह चीज, तो क्या अगर भारत में मुझे तो नहीं दिखता। आज इस संघ से जुड़ने से मेरे चित्त में कितना परिवर्तन आया, मैं स्वयं लाभान्वित हुए, जबकि मैं बहुत से समय से संगठन में काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत तो है और तर्क वितर्क के आधार पर है, ऐसा नहीं कि मैं कोई अंधश्रद्धा में काम बता रहा हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका आदरणीय प्राचार्य जी। आदरणीय प्राचार्य हरिदास चंद्रा जी, आपका हैंड रेज है, बताएं। मेरा जो बात था वो कुछ तो आचार्य जी ने कह दिया है कि जो संघ होता है, जो निर्माण करता है, सोच समझ के करता है। अगर हमारे समझ में कुछ बात आया तभी हम संघ में शामिल हुए और संघ का निर्माण हुआ। हमें लगा जो हमारी संस्कृति है वो थी, उसे हम विलीन हो गए हैं, उसको हम भूल चुके हैं, हमें उसको जानना चाहिए। वकील साहब थोड़ा क्षमा चाहूंगा, शॉर्टकट में कराएं। जी आदरणीय दीपक राज जी, अभी आपने जो है संघ को छोड़ने की बात कह चुके हैं, इसलिए अब आप बाध्य नहीं हैं। आप जो है संघ को छोड़ चुके हैं तो संघ की मीटिंग को भी आप भी छोड़ सकते हैं। और आप अब जो है मैं आपको सूचना दे दूं, थोड़ा सा सुन लें तो अच्छा रहेगा, कि अभी से आप जो है संघ के द्वारा जो भी कार्यभार आपके ऊपर थे उनसे आपको मुक्त आज संघ आपको कर देगा। अभी मैं अपना निर्णय नहीं है, संघ में निर्णय होगा इसका जो है। तो अब से आपके ऊपर कोई भी कार्यभार नहीं है। अब से संघ के आप आचार्य पद पर भी नहीं रह पाएंगे। जो भी कुछ संघ से आपने सीखा है उसका आप व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करें, लाभ करें और आपका कल्याण हो। संघ आपके लिए यही कामना करता है और आपके भविष्य में जो है आप सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त हों। संघ हमेशा आपके लिए यही कामना करता है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। आप जो है मीटिंग छोड़ सकते हैं। जी मैं आदरणीय आचार्य राजदीपक जी से निवेदन करना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहूँगा कि राग द्वेष से हट करके जरूर सोचेंगे कि क्या हमारा कार्य किसी को हानि, नुकसान, क्षति पहुंचाने के लिए है या किसी को फायदा और सुख सुविधा प्रदान करने के लिए है। राग और द्वेष से ऊपर उठ करके सोचेंगे, ये मेरा निवेदन है आदरणीय राजदीपक जी को, और जरूर सोचेंगे जी, क्योंकि जानकार भी है, पढ़े लिखे भी हैं, विज्ञ भी हैं, और कहीं न कहीं गलती सबसे होती है, त्रुटि सबसे होती है। राग रंजित होते हैं, दोष रंजित होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा निवेदन वो जरूर स्वीकार करें कि राग रंजित और दोष रंजित जो उनके चित्त में है उससे हट करके, उसको दूर कर करके जरूर सोचेंगे। ये मेरा निवेदन रहेगा उनसे जी। तो अब जो प्राचार्य जी ने कहा कि मालिक, मैं तो एडवोकेट जयभीम प्रकाश को मालिक नहीं मानता, मैं एक साधारण कार्यकर्ता समझता हूँ जो धम्मपद संघ को संचालित करने के लिए जो संघ कहता है उस काम के लिए वो चल पड़ते हैं। तो मालिक नहीं बल्कि नौकर समझ सकता हूँ। धम्मपद संघ का वो काम करते हैं, कार्य करते हैं, कार्यकर्ता मानता हूँ मैं कि धम्मपद संघ जो भी आदेश करता है तो जयभीम प्रकाश उस पर बिना पूर्व विचार किए धम्मपद संघ के आदेश का पालन करते हैं, उस पर अपना अधिकार नहीं जताते कि मेरे विचार का उपज है तो मुझे आप कैसे आदेश कर देते हो। ऐसा कोई भी धम्मपद संघ का व्यक्ति नहीं कह सकता है, जहां तक मैं जानता हूँ। तो वो तो साधारण कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कभी अपना अधिकार नहीं जताया।
जताना भी नहीं चाहिए। हमें तो आज तक महसूस भी नहीं हुआ कि इनके दीपक को ऊपर थी तो इन्होंने किसी प्रकार का कोई अपनी आधिपत्य जमाने की कोशिश की हो, तो उनके लिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। और धम्मपद संघ में जो भी निर्णय हो जाए एक बार, तो कायदे से हो जाए। इस पर भी किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी स्वीकार नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से, चाहे वो तथागत भी आके बोले कि नहीं ये बात काम न करो, ये काम करो। जब तक आपके विचार से वो खड़ा न रहो, तथागत आएंगे तो अपना विचार रखेंगे, उनको इजाजत है रखने का, सीधी बात है मेरा। लेकिन हम तब तक नहीं मानेंगे उनके बात को जब तक संघ के कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। मेरा ये कहना था और उन्होंने कहा भी है ये बात। बहुत बहुत साधुवाद आपका आदरणीय प्राचार्य जी। तो कुछ और कहना है आपको? जी, आदरणीय आचार्य प्रवेश जी, आपका हैंड रेज है, बताएं क्या कहना है आपको? जी, अभी जो निर्णय हुआ है दीपक राज जी के उसमें कि जो है संघ को छोड़ सकते हैं, अभी इस पे सभी आचार्यों की तो सहमति नहीं हुई थी। जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? जी, मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, बस कहना तो नहीं है, क्योंकि अगर सभी संघ से सहमति ली जाती तो उसको छोड़ने के लिए उठाया जाता। आचार्य प्रवेश जी की क्या उन्होंने खुद ही इच्छा प्रकट नहीं की है कि मैं संघ में रहना चाहता? नहीं, उसका तो पर्सन वो तो पहले हो चुका था ना, उसमें तो आप ही ने पूछा था कि क्या आप संघ को छोड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा मैं छोड़ दूंगा। वो तो आपका और उनका सम्मान। क्या जिस क्षण किसी भी संघ सदस्य ने यह निर्णय लिया कि मैं संघ को छोड़ना चाहता हूँ, क्या उस समय के बाद उसका संघ में बना रहना कुछ उचित है? ये अलग बात है कि न्याय की कसौटी पर खड़ा करने के लिए हम लोग जो प्रक्रिया का पालन करते हैं, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो मात्र औपचारिकता रह जाती है, और संघ जो है उनके अपने निर्णय के विरोध में कैसे जाएगा? यदि किसी सदस्य की इच्छा ही नहीं है कोई काम करने की, संघ कैसे काम करवाएगा उनसे? तो इसलिए जो है इसका तो निपटारा हो ही चुका है। जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आपका हैंड रेज है, बताएं क्या कहना चाहते हैं, और थोड़ा शॉर्ट में कर दें, थोड़ा सा मीटिंग को कंक्लूड करना है। जी, मैं आदरणीय प्रवेश जी की बात पे ही कह रहा था कि आदरणीय आचार्य दीपक राज जी बहुत सीनियर उपासक हैं और वो काफी लंबे समय से संघ में जुड़े थे। संघ की बातों को, उनके उद्देश्यों को वो अभी तक जो है, मुझे लगता है जिस तरीके से उनका आचरण होना चाहिए था वो नहीं था। आज उत्तेजना थी उस। बहुत बहुत साधुवाद। तो अब हम अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आप अगला विषय प्रस्तुत करें। आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, संघ के समक्ष आप अगला विषय प्रस्तुत करें। आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी, आपका हैंड रेज हुआ है, बताएं। जी, बहुत बहुत साधुवाद, आभार। तो अब जो आदरणीय आचार्य राज दीपक जी से संबंधित प्रश्न है, उनके अनुपस्थिति में उसको मैं समझता हूँ उसको डिलीट माना जाए। मुझे लगता है, ये मेरा अपना विचार है, कि जो भी विषय उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उस पर संघ को एक बार विचार कर लेना चाहिए। हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रश्न या ऐसे विषय हों जो संघ के कल्याण के लिए हों, तो इसलिए हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, चर्चा अवश्य कर लेनी चाहिए। जी, आदरणीय आचार्य अरुण जी, बताएं, आपका हैंड रेज है। जी, मैं आपके विचार के साथ हूँ, क्योंकि उन पर चर्चा होगी तो स्वतः ही जिनके भी मन में विचार आए होंगे उनका निस्तारण हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। आचार्य योगेंद्र जी, क्या आप मौजूद हैं? जी आदरणीय जी, अगला विषय उपस्थित करें।
जी 1 मिनट मैं भी करता हूँ। ये अगला विषय था जो उनकी तरफ से 4 प्रश्न थे जो संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जी पहला प्रश्न ले लें अभी, यदि बस केवल प्रश्न ले लें पहला कि संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। संघ के रजिस्ट्रेशन पर यदि किसी आचार्य को कोई आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। संघ के रजिस्ट्रेशन को लेकर किसी भी आचार्य की कोई आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। संघ के रजिस्ट्रेशन को लेकर किसी भी आचार्य की कोई आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। और एक बात ध्यान रखें कि धम्मपथ ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, धम्मपथ संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जी आदरणीय प्राचार्य जी, आप बताएं, आपका हैंड रेज है। मेरे को आपत्ति नहीं है आदरणीय, सुझाव है। जी संघ अपने आप में एक रजिस्ट्रेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन न तो प्रधानमंत्री कर सकता है, न राष्ट्रपति कर सकता है, न दुनिया की कोई ताकत कर सकता है, क्योंकि संघ अपने आप में स्वयं स्वतः एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो महान होता है जी। इसलिए संघ की रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? जो होगा उसका वो कौन कर सकता है? मेरा ये कहना है संघ अपने आप में पूर्ण होता है। बहुत जी मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कह दी है। ये बात तो मैं भी नहीं सोच पाया कि वास्तव में संघ का मालिक जब संघ है तो संघ का रजिस्ट्रेशन करके उसका कौन मालिक हो जाएगा। तो दूसरा ये प्रश्न जो है इसका निपटारा हो गया है। यदि इस पर कोई आपत्ति हो, जो सुझाव इसका निपटारा हुआ है, तो वो आमंत्रित है। आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, इसका आप जो है उत्तर लिख लें कि जी उत्तर क्या होगा? धम्मपथ ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, धम्मपथ संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और यह सब जो है, यह सब बातें रजिस्ट्रेशन से संबंधित संघ का विषय रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आज ही इस पर निर्णय कोई हो गया हो और वो आगे से नहीं उठेगा। संघ कभी भी इस पर जो है कार्यकारिणी की बैठक ले सकता है जी। और कभी भी कोई समस्या आने पर जो है उसका निपटारा भी संघ अपने निर्णय के द्वारा कर सकता है। दूसरा प्रश्न उपस्थित करें। जी दूसरा प्रश्न था संघ का जो मालिक है वो उससे संबंधित था। जी तो यदि किसी को लगता है, किसी भी संघ के कार्यकारिणी सदस्य को, कि धम्मपथ संघ का कोई मालिक है तो वो हैंड रेज करें। यदि किसी को लगता है कि धम्मपथ संघ का कोई मालिक है तो कृपया हैंड रेज करें। यदि किसी भी कार्यकारिणी सदस्य को लगता है कि धम्मपथ संघ का कोई मालिक है तो कृपया हैंड रेज करें। जी किसी का कोई हैंड रेज नहीं है। इसका उत्तर रख लें कि धम्मपथ संघ का कोई मालिक नहीं है, धम्मपथ संघ स्वयं मालिक है। अतदीपो भव लिख लें इसमें जो है। अब तीसरा प्रश्न उपस्थित करें। जी तीसरा है अच्छी लगी बातें तो लंबे समय तक चलती हैं और जो बातें ठीक नहीं होती तो मीटिंग तुरंत समाप्त हो जाती है, इस तरीके से। यदि संघ कार्यकारिणी के सदस्य इस बात से सहमत हो तो अपना हैंड रेज करें। क्या यह बात सही है कि मीटिंग अच्छी लगती है तो लंबी चलती है, नहीं तो मीटिंग जल्दी समाप्त हो जाती है? यदि इस बात से कार्यकारिणी सदस्य सहमत हों तो हैंड रेज करें। यदि इस बात से कार्यकारिणी सदस्य सहमत हों तो हैंड रेज करें। जी इसका भी आप उत्तर लिख लें कि संघ इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। चौथा प्रश्न स्पष्ट करें। ये चौथा था कि कहने से ही नियम बन जाता है। जी आदरणीय संघ निर्णय करे कि क्या ऐसा है कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश के कहने से ही कोई नियम बन जाता है। क्या संघ इस बात से सहमत है? क्या संघ इस बात से सहमत है? क्या संघ इस बात से सहमत है? अगर सहमत है तो हैंड रेज करें। यदि सहमत हैं तो हैंड रेज करें। यदि सहमत हैं तो हैंड रेज करें। जी इसका भी निर्णय हो चुका है कि संघ
इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि कोई भी नियम जो एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी ने बोल दिया तो वह जो है नियम बन जाता है। अन्य प्रश्न या विषय उपस्थित करें आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी। जी, आदरणीय आचार्य जी ने संघ पर कटाक्ष किया था और वो इस प्रकार था, जो प्रमाणना विधि का पालन मतलब उन्होंने उद्देश्य बताने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था, तो उस बात पर उन्होंने कहा था कि जो प्रमाणना विधि का पालन करने के बाद में परिशुद्ध हो गए हैं उनसे उद्देश्य बताने के लिए कहा जाए। जी, संघ के समक्ष मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि अब आदरणीय दीपक राज जी संघ के सदस्य नहीं रह गए हैं तो उनके द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर विचार करना भी अनुचित रहेगा। यदि मेरे इस सुझाव से संघ के कार्यकारिणी सदस्य असहमत हों तो अपना हैंड रेज़ करें। यदि मेरे इस सुझाव से संघ की कार्यकारिणी के सदस्य असहमत हों तो अपना हैंड रेज़ करें। यदि मेरे इस सुझाव से संघ की कार्यकारिणी सदस्य असहमत हों तो अपना हैंड रेज़ करें। जी आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आप इसका उत्तर लिख लें कि इस अपराध के संघ के समक्ष रखे जाने से पूर्व ही आदरणीय दीपक राज जी संघ छोड़ चुके हैं, इसलिए अब इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगला विषय उपस्थित करें। जी, अगला तो कोई नहीं है, बस यही विषय थे। जी, तो आज की जो कार्यकारिणी मीटिंग हुई है उसमें जितने भी अब तक विषय लंबित पड़े हुए थे उन सभी का निस्तारण किया जा चुका है। यदि इस निस्तारण में किसी भी संघ सदस्य को कोई आपत्ति हो या कोई सुझाव हो तो वह आमंत्रित है। अब आचार्यों के अलावा जो अन्य सदस्य हैं जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, यदि वे भी किसी विषय पर कोई चर्चा करना चाहें तो आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, क्योंकि कार्यकारिणी की जो मीटिंग है, जो विषय थे वो समाप्त हो चुके हैं। जी, धमपत आईडी से जो हैंड रेज़ किया है आप बताएं। जी आदरणीय जी, मेरा एक कहना था कि हो सकता है आप जी आवेश में आकर ये है आचार्य राज दीपक जी ने संघ छोड़ दूंगा गए, मगर अभी उन्हें आचार्य पद से वंचित किया जा रहा है। इस तरह से ये नहीं होना चाहिए, ये मेरा सोच। कुछ समय उनको देना चाहिए था। हो सकता है वो अपने आप में सही करे और फिर ज्वाइन करे, तो उन्हें ऐसा नहीं कहना था कि आचार्य से वंचित किया जाता है। ये और प्रेस्टीज में उनकी लगेगी तो फिर और जुड़ेगी कि नहीं। जी आदरणीय आचार्य सुजाता जी, संघ ने उनको संघ से नहीं निकाला है, बल्कि संघ से वह जो है स्वयं मुक्त हुए हैं। उन्होंने स्वयं संघ को छोड़ा है। और जो व्यक्ति संघ का सदस्य ही ना रह सका हो तो उसको आचार्य पद जो है कैसे दिया जा सकता है। तो इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। आदरणीय आचार्य अरुण जी, आपका हैंड रेज़ आप बताएं। मेरा संघ के समक्ष एक सुझाव है जी, क्योंकि जो मैं समझ पा रहा हूँ वो संघ के लिए वर्तमान में मतलब वो होना चाहिए, ये निर्णय संघ करेगा जी, कि जो भी संघ में जो पैसे निकालने की जो प्रक्रिया होती है वर्तमान में अथॉरिटी आदरणीय वकील साहब के पास है। मेरा ऐसा मानना है कि उसमें 3 सदस्यों का होना अनिवार्य है, और जब तक ऐसा न होगा तो ये ऐसी बातें उठती रहेंगी कि वकील साहब ही इसके मालिक हैं, तभी स्वर में ऐसी बातें आती रहेंगी। अगर इसका फैसला मतलब संघ करे, जो नोट कर लिया जाए। क्या इसको एक विषय बनाकर अगली मीटिंग के लिए रख लें? जी बिल्कुल। आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, जो आदरणीय आचार्य अरुण जी ने विषय रखा है इसको नोट कर लें और अगली कार्यकारिणी मीटिंग में जो है इसका निपटारा कर लें। जी, मैं क्षमा चाहूँगा आदरणीय जी, कृपया एक बार और दोहरा दें। हाँ, विषय ये है कि धमपत ट्रस्ट का जो अकाउंट है
संघ का तो अकाउंट नहीं है, ट्रस्ट का अकाउंट है। ट्रस्ट के अकाउंट के द्वारा जो है संघ की जो कार्य विधियाँ हैं वो संचालित होती हैं। तो उसका जो पैसा निकालने का जो साधन है यानी कि एटीएम कार्ड वगैरह वो मेरे पास है, यानी एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी के पास है। तो वो किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करेंगे इस पर जो है संघ निर्णय करे, ये विषय बना लें आप जो। तो इस पर सुझाव आपत्तियाँ सभी जो है उस दिन आमंत्रित कर ले जाएंगे। जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय प्रेम नारायण जी, आपका हैंड रेज है, आप बताएं। सर मेरा निवेदन ये है ये दीपक जी के ऊपर से कि उन्होंने कहा कि भाई मैं निकल जाता हूं, तो मेरा ये था विचार था कि उसको एक बार मौका देना चाहिए था कि भाई ठीक है आप निकले हो, तत्पर हो, हम मान गए, अभी हम आपको समय देते हैं 1 हफ्ते का, तो और विचार कर लीजिए, तो हो सकता है उसका कुछ मन परिवर्तन हो सकता था। जी उनको जो है संघ ने निकाला नहीं है, वे स्वयं निकले हैं। दूसरी बात यह है संघ ने अभी उनको हमारी मीटिंग्स ज्वाइन करने के लिए साधारण सदस्य के तौर पर या बिना सदस्य के तौर पर भी मीटिंग ज्वाइन करने का उनको जो है रोका नहीं गया है। उसके लिए वे कभी भी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं अभी, लेकिन अगर संघ के नियमों का लगातार उल्लंघन करेंगे और जिस प्रकार से उन्होंने संघ के ऊपर टॉन्ट किया था नए सदस्य के सामने, नया सदस्य संघ के सामने उपस्थित हुआ है और नया संघ जो है जो संघ का उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में संघ में आया है, तो ऐसे जो व्यवहार था वो अवांछित था, वह संघ की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला था। इसीलिए ऐसे व्यवहार के लगातार होने पर, पहला व्यवहार उपस्थित नहीं हुआ है, लगातार कई बार देखा गया है। एक बार जो है एक बार जो है वो सुरापान करके भी आए थे, तब उन्होंने बहुत गलत भाषा का प्रयोग किया था और प्राचार्य जी को बीच में ही मुझे फ़ोन करना पड़ा था कि देखिए क्या हो रहा है। तो इस तरह से जो है लगातार वो जो संघ का अपमान और संघ की अवहेलना करते आए हैं। अगर आगे भी ऐसा देखा गया तो आगे उनको जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा मीटिंग ज्वाइन करने के लिए भी। अभी तो केवल जो है वे आचार्य पद से मुक्त किए गए हैं, सभी कार्यों से मुक्त किए गए हैं। जी पर पहले का तो मुझे नहीं पता, अभी अच्छा दूसरी बात ये साहब को निवेदन करना चाहता हूँ मैं आप संघ से कि जो पाली भाषा के अपन चर्चा कर रहे हैं, पाली भाषा जारी रहना चाहिए। इसके लिए मतलब क्या आपने जो साहित्य है वो प्रचार प्रसार में करना चाहिए ताकि उनको कुछ लोग पढ़ सके, बच्चों को पढ़ा सके। ये मेरा विचार है उसके अंदर। पाली भाषा हमारी होना चाहिए और दूसरों की भी भाषा अलग अलग है, तो हमारी पाली भाषा तथागत बुद्ध की जो है हमको अपनाना चाहिए। जी हमारे पास जो है संघ के पास एक अच्छा मौका आया था जब आदरणीय पूजनीय भिक्खु शीलानंद जी जो है संघ से जुड़े और संघ को जो है पाली का अभ्यास करवा रहे थे, अपनी देशनाएँ देते थे। तो संघ के पास एक अच्छा मौका था उनसे सीखने का, ज्ञान अर्जित करने का। लेकिन जो ये विवाद उपस्थित हुआ जिसमें पूजनीय भंते जी ने जिस प्रकार से अपना निर्णय संघ को सुनाया या जो आपत्तियाँ जाहिर की वो अवांछित थे और उसमें आदरणीय दीपक राज जी भी राग रंजित रहे। तो हम तो यही चाहेंगे कि और भी जो विद्वान हैं वे संघ में आएँ, संघ का मार्गदर्शन करें, संघ को सिखाएं। जितना भी संघ को सिखाएंगे उतना ही संघ भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और समाज में जो है पाली का प्रचार प्रसार भी होगा। हम तो आगे भी पूज्य भंते जी को हमने कभी मना नहीं किया है। वे अगर अब भी मीटिंग ज्वाइन करते हैं और संघ को सिखाने का काम करते हैं तो उनका वेलकम है, उनका बहुत बहुत स्वागत है, साधुवाद है। उनका संघ जो है सदैव आभारी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा। तो हम कभी भी किसी विद्वान से जो है दूरी नहीं बनाते हैं बल्कि निकट जाना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहते हैं। तो क्योंकि ये कोई भी एक व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, कोई भी एक व्यक्ति जो है संपूर्ण ज्ञान लिए हुए नहीं है। तो जिसके पास जो ज्ञान है वो संघ को, समाज को देने का काम अवश्य करे, नहीं तो वो ज्ञान उस व्यक्ति के साथ ही जाना निश्चित है। उस व्यक्ति के संसार में ना रहने पर वह ज्ञान भी जो उसके पास था वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसने वो ज्ञान लोगों को बांट दिया, सिखा दिया तो ज्ञान कम से कम यहाँ रह जाएगा। जी तो आदरणीय प्राचार्य हरिदास जी प्रेम सर हम बोल रहे हैं कि वो मतलब वो जो साहित्य है
पाली भाषा के वो कुछ वितरण किए जाए प्राथमिक स्तर के। जी बिल्कुल ऐसा किया जाएगा। अभी कोर्स जो है शुरू हुआ है और अभी धम्मपद संघ को मात्र 1 साल ही पूरा हुआ है और कार्यकारिणी जिस तरह से संघ काम कर रहा है तो उसमें मेरे ख्याल से 6 महीने ही हुए हैं। तो अभी इतना जल्दी जो है, हाँ, तो संसाधन भी नहीं है, संसाधन उत्पन्न होंगे तो उसके बाद जो है ये सारा छपाई का काम भी होगा और प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के कोर्स भी छापे जाएंगे। वो जो है आप सभी को, जैसे प्रथम वर्ष का जो कोर्स है छाप कर आप लोगों के बीच में वितरित किया जाता है, ऐसी सारी सामग्री जो है वितरित की जाएगी और हर तरह की सामग्री होगी उसमें। तो इस बात के लिए निश्चित रहें, लेकिन डिपेंड करेगा कि साधन और संसाधन क्या हैं संघ के पास। आदरणीय प्राचार्य हरिदास चंद्रा जी, आपका हैंड है, बताएं। जी आदरणीय प्रेम जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं स्वतः निवेदन किया, मैं निवेदन किया कि आप राग द्वेष से अलग होकर के, इससे ऊपर उठ करके जरूर विचार करेंगे। मेरा निवेदन है, संघ के सामने मैंने निवेदन किया है। तो हमने हटाया कहाँ, हम तो भगाया कहाँ, हम तो छोड़ने के लिए कहा कहाँ, हमने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि निवेदन किया, आग्रह किया कि आप राग और द्वेष से ऊपर उठकर, अलग होकर विचार जरूर करें, अवश्य जरूर करें। ये निवेदन किया है हमने। तो इनको भगवान में हटाने निकालने का तो कोई गति नहीं होता है। अगर ऐसा हम क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहते हैं। संघ कभी ऐसी गलती नहीं करेगी, यही मेरा कहना था। जी बहुत बहुत साधुवाद प्राचार्य जी। और संघ के लिए संघ के निर्णय और संघ का उद्देश्य, ये दोनों बातें सर्वोपरि हैं और यदि इनके न मानने की स्थिति पैदा होती है तो संघ जो है किसी सदस्य को निष्कासित भी कर सकता है, कोई दंड भी लगा सकता है। जैसा भी संघ के चलाने में या संघ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित मालूम पड़े वैसा संघ कर सकता है। ये संघ के अपने ऊपर है। जी, तो आज के लिए कोई और विषय तो शेष नहीं है, कोई चर्चा शेष तो नहीं है। यदि किसी भी सदस्य को जो कि आचार्य ना हो, यदि वो भी आप कोई चर्चा करना चाहें तो आमंत्रित हैं। कार्यकारिणी की जो बैठक थी, जो चर्चा थी विषयों को संबंधित, जो है वो संपन्न हो चुकी है। यदि किसी भी सदस्य की कोई और चर्चा करना शेष हो तो वो शेष चर्चा कर सकते हैं, आमंत्रित हैं। यदि किसी भी सदस्य को कुछ चर्चा करनी हो तो आमंत्रित है। जी आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आप बताएं, आपका हैंड रेज है। जी आदरणीय जी, मेरा एक यह प्रश्न था कि आदरणीय आचार्य दीपक राज जी ने संघ के होने पर, यानी उन्होंने कहा था कि भिक्षु संघ ही केवल तथागत बुद्ध के समय था और भिक्षु संघ के अलावा कोई और संघ नहीं हो सकता। तो क्या अगर कोई उद्देश्य, यानी किसी भी व्यक्ति के माइंड में जन कल्याण के लिए कोई विषय आता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो नियम बनाता है या फिर कोई मतलब कार्य करता है, तो क्या किसी संघ की स्थापना किए बिना उस उद्देश्य का पाना, वहां तक पहुंच पाना संभव है? जी आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, उन्होंने एक बात और कही कि वर्तमान में केवल समण संघ ही एकमात्र संघ है। तो ये तो उनको ही सोचना चाहिए कि क्या जिस तरह की शैली धम्मपद संघ ने अपना रखी है अपने भीतर, क्या समण संघ ने वो शैली को अपनाया है। तो ज़्यादा कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं। जो है उन्होंने खुद ही अपने आप से जो है प्रश्न किए हैं, अपने आप से उत्तर भी दिए हैं। आदरणीय प्रेम जी, आपने हैंड रेज किया था, कुछ कहना है आपको? आदरणीय प्रेम जखोड़ी जी, जी जी आचार्य जी, मैंने न थोड़ा सा प्रश्न पूछने की कोशिश की। जी बताइए। मैं प्रेम नारायण बोल रहा हूँ जी। मैं ये थोड़ा सा दिमाग में आई मेरे में कि जैसे भिक्षु है और आचार्य हैं और हम सदस्य हैं, तो भिक्षु को सील नहीं तोड़ना चाहिए। भिक्षु किसी भी सूरत में सील नहीं तोड़ सकता
उसके लिए सील जो है संकल्प है। संकल्प है। इसी प्रकार आचार्यों को भी, प्राचार्यों को भी जब सील ही टूट जाएंगे तो फिर बचेगा क्या? हाँ, ऐसा नहीं है आदरणीय प्रेम जी, जो आचार्य बनाए हैं वो गृहस्थ हैं, वो भिक्खु नहीं है। यानी कि गृहस्थ जीवन में रहकर उनको सीलों का पालन करना है। तो जो भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए जो नियम बनाए हैं, जो सील बनाए हैं, उसी के अंतर्गत वे आते हैं। भिक्खुओं के बनाए हुए जो नियम हैं उनके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को जितना अधिक अनुशासित करेगा वो उसके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। तो जितना भी आपको भी लगे कि मुझे और ज़्यादा अनुशासित रहना चाहिए, जो उपासक हैं उनसे अधिक अनुशासित रहना चाहिए, तो आप रह सकते हैं। वो आपके स्वयं के कल्याण के लिए है। अनाथ पिंडक को कहा जाता है कि गृहस्थ रहकर भी वह अरहत पद को प्राप्त हो गया। तो कैसे हो गया? तो उसने जो है गृहस्थों से भी अधिक सीलों का पालन किया होगा, अपने आप को अनुशासित किया होगा। जी, तो जो भिक्खु संघ में रहकर भी जो पालन नहीं कर पा रहे थे, जो भिक्खु संघ में रहकर भी पवाना विधि के बावजूद भी अपने आप को पवित्र नहीं कर पा रहे थे और अरहत पद को प्राप्त नहीं हुए, लेकिन एक गृहस्थ होकर भी अनाथ पिंडक अगर अरहत हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो है कभी भी किसी को सीलों के पालन से रोका नहीं है, बल्कि उन्हें उत्साहित किया है, प्रेरित किया है कि जितना हो सके उतना सीलों का पालन करें, अनुशासन में रहें। ये भगवान बुद्ध ने हमेशा अपेक्षा भी की है लोगों से। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका प्रश्न उठाने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आदरणीय आचार्य दीपक राज जी, आप उपस्थित हैं, आपका हैंड रेज है, बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा संको जी, जय भीम बुद्धाय। और जो आचार्य अरुण जी ने जो प्रश्न लिखवाए, जो नोट किया है, जो दंपत संघ का जो ट्रस्ट है या जो भी अकाउंट है पैसों वाला, उसके लिए, लेकिन जहाँ तक मेरा स्वयं का मानना है, और मैं जो निर्णय अभी हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले मेरी सहमति में दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो उसके लिए कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। क्योंकि आगे कार्यकारिणी की मीटिंग में रखा जाएगा, उस पे विषय ना रखे। आपने अभी आपका करंट वाला पर्सन रखे। आचार्य जी, आपका नाम क्या नाम है? विकास, आचार्य विकास जी बोल रहे हैं? जी जी, आपने क्षमा चाहूंगा मैं बीच में बोलने के लिए। नियम का उल्लंघन किया है। हाँ जी जी जी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी जरा नोट कर लें और सबके समक्ष रखें। जी, आदरणीय आचार्य दीपक राज जी, जो भी आपको कहना है इस विषय से संबंधित, सही कहा है आदरणीय आचार्य विकास जी ने कि जब इस विषय पर चर्चा होगी तब आप जो है उपस्थित हों और उसमें रख दें इस बात को, जो है तो उस पर जो है संघ निर्णय कर लेगा। आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आपका हैंड रेज है, बताएं। आदरणीय जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जो है मीटिंग अब लीव करना चाहता हूं क्योंकि मुझे कहीं जाना है अभी। जी जी जी, बिल्कुल। आप तो मुझे अनुमति प्रदान करें। जी जी, अनुमति है, बिल्कुल। संघ जो है आपको अनुमति प्रदान करता है, आप मीटिंग छोड़ सकते हैं।